हेलो डियर व्यूअर्स। मैं बीके दीक्षित आप सबका स्वागत करता हूं फोटोसिंथेसिस के सेकंड पार्ट के वीडियो में। हर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि एक अपील करता हूं, यह अपील मैं आपसे फिर करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए। एंड आपको हम ऐसी जानकारियाँ अनूठी लेकर के आता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले पार्ट में देखिए बताया था, वीडियो के पहले पार्ट में मैंने आपसे के साथ डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन, हिस्ट्री के साथ साथ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी क्लोरोप्लास्ट के डिटेल स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने थाइलेकोइड के इंटरनल स्ट्रक्चर और क्वांटासोम का कॉन्सेप्ट दिया था। पिगमेंट सिस्टम के साथ साथ दो अलग अलग तरीके के पिगमेंट सिस्टम और ऑब्जर्वेशन और एक्शन स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं पढ़ा है उस वीडियो को तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उस लिंक को क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मेन हम लोग क्या मेन पॉइंट्स है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जैसे जिसका मैं जस्ट एग्जाम्पल, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो से मिलेगा। जैसे फोटोलिसिस में किस तरह के आयन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, यानी आयन्स विच प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, या व्हाट इज द रीजन ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर, या व्हाट इज जेट स्कीम, ये क्या है एंड हु प्रपोज। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको इस तरह, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन के आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के दौरान। तो वीडियो को अंत तक देखना जरूर ना भूलें, आपको कुछ न कुछ फ़ायदा ही मिलेगा। इस वीडियो का जो पहला मेन पार्ट है वो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड एज यू नो, आप बहुत पहले से ये जानते हैं कि लाइट photosynthesis is completed in two phases. The first one is the light reaction and the second one is the dark reaction. Light reaction को हम light dependent phase भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि light is absolutely necessary for this phase. Without light ये phase नहीं स्टार्ट हो सकता है। इसको लाइट रिएक्शन भी कहा जाता है, हिल रिएक्शन भी कहा जाता है, इसको फोटो केमिकल फेज भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेप है, जिसको कि हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं, ब्लैक बॉन्स रिएक्शन कहते हैं, बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड कार्बन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। तो नाम अलग अलग हो, बट जो मेन डिफरेंस है, इट टेक्स प्लेस इन द लाइट। ठीक है। एंड बायोसिंथेटिक फेज के बारे में जब इसकी लाइट की बात आती है तो इट टेक्स प्लेस इन द डार्क। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या डार्क रिएक्शन लाइट में नहीं होता है क्वेश्चन। तो डार्क रिएक्शन आल्सो टेक्स प्लेस इन द लाइट, बट लाइट इज नॉट नेसेसरी फॉर दिस रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, अगर लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे तो डार्क रिएक्शन होगा, चाहे डे हो चाहे नाइट हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। लाइट रिएक्शन के जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, जो पहला स्टेप आप देखेंगे कि जो पहला स्टेप है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इससे प्रीवियस वीडियो में 3 तरह के पिगमेंट्स की बात किया था। कौन कौन से पिगमेंट? क्लोरोफिल, उसके बाद कैरोटिनॉइड, उसके बाद से फाइकोबिलिन्स। तो ये तीनों तरह के पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि आपने पिगमेंट सिस्टम में पढ़ा कि लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड ट्रांसफर देम टू द रिएक्शन सेंटर फ्रॉम वेयर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड। और अब क्या होगा, तो इससे जो जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो पिगमेंट सिस्टम ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। जैसे दो तरह के पिगमेंट सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, PS1 और PS2। तो दोनों तरह के पिगमेंट सिस्टम क्या होंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो फिर ये नॉर्मल स्टेज में कैसे आएंगे? तो जो पिगमेंट सिस्टम 2 है, दैट विल रिसीव इलेक्ट्रॉन रिलीज ड्यूरिंग फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस से जो वाटर रिलीज होगा वो पिगमेंट सिस्टम रिसीव करके अपने नॉर्मल स्टेज में आएगा। लेकिन जो पिगमेंट सिस्टम 1 है,
it will receive electron released by the same pigment system. यानी PS2 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो रिटर्न होके फिर बैक होके आ जाएगा, लेकिन PS1 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, देखिए PS1 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो रिटर्न नहीं बैक होगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ से पूरी होगी? फोटोलिसिस ऑफ वाटर से पूरी होगी। एंड दिस इज, अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, चाहे PS2 से हो, चाहे PS2 से हो, चाहे PS1 से, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पार्ट बनेंगे। एंड ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, ATP is synthesized, that is called photophosphorylatation। तो ये चार आप पांच फेज याद रख सकते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इमिशन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाय एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब एक एक स्टेप को हम देखें तो देखिए, पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, जैसे कि बात किया था कि फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। फोटॉन जिसमें लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ फोटॉन, एंड फोटॉन जो है अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को। तो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम विल एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर इट टू द रिएक्शन सेंटर। एंड रिएक्शन सेंटर जब एक्साइट स्टेज में आएगा, एक्साइटेड स्टेज में रिएक्शन सेंटर जब आएगा तो रिएक्शन सेंटर विल रिलीज इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा दैट इज रिसीव्ड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको रिसीव करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होगा यहाँ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। अगली चीज़ देखिए, यहाँ पर देखिए, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेज है। इस फेज को ज़रूर आप ध्यान देकर जो है इसको देखिएगा कि इसमें जो है क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। व्हाट हैपन इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर? तो देखिए, पिगमेंट सिस्टम टू आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन बिकम ऑक्सीडाइज, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉन मालूम है आपको, पिगमेंट सिस्टम का इलेक्ट्रॉन रिटर्न नहीं होगा, तो अदर कहीं मीन्स से इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। यानी ऑक्सीडाइज पिगमेंट सिस्टम 2 ब्रेक्स द वाटर मॉलिक्यूल एंड रिजल्टेंट हाइड्रोजन आयन एंड इलेक्ट्रॉन इज फॉर्म। यहाँ से जो हाइड्रोक्सिल आयन है दैट विल गिव इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए, जो पिगमेंट सिस्टम 2 ब्रेकिंग वाटर मॉलिक्यूल यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज ऑब्जर्व करके नॉर्मल स्टेज में आ जा रहा है, फिर फंक्शन अपना एज यूजुअल करेगा, ठीक है। पिगमेंट सिस्टम रिड्यूस स्टेज में आ जाएगा। लेकिन अब ये जो प्रोडक्ट है, जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसके अदर जो प्रोडक्ट्स होंगे वो मेन क्या होंगे? देखिए, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा? जो हाइड्रोजन जो यहाँ पर रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, दैट हाइड्रोजन आयन इज रिसीव्ड बाय NADP यानी निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये जो NADP है दैट विल रिसीव द हाइड्रोजन आयन एंड इज कन्वर्टेड इनटू NADPH+, जिसको हम लोग रिड्यूसिंग पावर कहते हैं। तो देखिए, यहाँ दो इंपॉर्टेंट फोटोलिसिस ऑफ वाटर के रिजल्टेंट, एक तो वाटर मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट वाटर मॉलिक्यूल बना और दूसरा NADPH फॉर्म हुआ, ठीक है। और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो पिगमेंट सिस्टम है वो अपने नॉर्मल स्टेज में आ गया। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अभी आपने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो दिस इलेक्ट्रॉन इज रिसीव्ड बाय पिगमेंट सिस्टम 2, ओके। लेकिन जो पिगमेंट सिस्टम यहाँ पर देखिए, जो होल रिएक्शन जो है यहाँ पे हो रहा है रिड्यूसिंग पावर फार्मा। अब पिगमेंट सिस्टम 1 और 2 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया उनका क्या फेट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम डिफरेंट पिगमेंट सिस्टम यानी पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 दोनों से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होते हुए या तो अपने पिगमेंट सिस्टम को लौटाएंगे या किसी दूसरे पिगमेंट सिस्टम को चले जाएंगे। तो इस तरीके से दो तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिखते हैं। एक है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और एक नॉन साइक्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको हम लोग जो है अगले स्टेप में देखते हैं। आप देखिए, दिस इज नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देखिए क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दोनों पिगमेंट सिस्टम का रोल है। पहला पॉइंट ये है कि बोथ द स्क्रीन बोथ दोनों जो पिगमेंट सिस्टम है इन्वॉल्व होता है, जब पिगमेंट सिस्टम 1 और पिगमेंट सिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब दूसरी बात क्या है कि हाउ द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड। तो पिगमेंट सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, ठीक है, पिगमेंट सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन सॉरी नॉन साइक्लिक में पिगमेंट सिस्टम 1 2 से स्टार्ट, यहाँ पिगमेंट सिस्टम 2 यह है, द इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय पिगमेंट सिस्टम 2 इज रिसीव्ड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हालांकि इसके कई नाम मिलेंगे, FRS मिलेगा, फ्यूफाइटिन मिलेगा, या फेराडॉक्सी रिड्यूसिंग सब्सटेंस, या हम इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहेंगे। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स से के रिसीव करने के बाद द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड देन ATP से ADP से ADP इज कन्वर्टेड इनटू ATP। ये काम किसका है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। और यहाँ से जो लो एनर्जी, अब एनर्जी तो यहाँ निकल के ATP में चली गई, द एनर्जी जो लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो पिगमेंट सिस्टम 2 को ट्रांसफर होगा। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होते हुए हाइड्रोजन के द्वारा रिसीव किया जाएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज रिसीव्ड बाई हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन एटम में बदलेगा और एटम NADP रिसीव करके NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये नॉन साइक्लिक में जो पाथ है वो नॉन साइक्लिक है, कहीं क्लोज नहीं है, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहते हैं। यानी इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर सिस्टम इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम पिगमेंट सिस्टम 2 टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पिगमेंट सिस्टम 1 एंड फॉर्म NADP in the last. So it is not cycled back to the pigment system 2, so it is called non-cyclic electron transport. साइक्लिक बहुत आसान है, इसमें केवल और केवल पिगमेंट सिस्टम 1 यानी पिगमेंट सिस्टम 1 इन्वॉल्व होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होते हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को गया एंड देन 1 ATP इज फॉर्म। यू कैन सी हियर 1 ATP जो है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ATP जो है वो बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय क्लोरोफिल A के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देन गोज टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ड्यूरिंग दिस ATP इज सिंथेसाइज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन साइकिल बैक हो रहा है, अपने लौट के बुद्धो घर को आए, घर को, ये साइक्लिक में होता है। कम ऑन नेक्स्ट। अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को द टू साइंटिस्ट रॉबर्ट हिल और रॉबर्ट हिल के साथ साथ दूसरे एक साइंटिस्ट थे, कौन थे? रॉबर्ट हिल और बेंडाल ने जेड स्कीम दी। उन्होंने क्या किया, ये जो नॉन साइक्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, इसको उन्होंने जेड स्कीम के रूप में एक्सप्लेन किया कि पिगमेंट सिस्टम 2 के LHS यानी रिएक्शन सेंटर यानी P683 से इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होगा दैट इज रिसीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देन द इलेक्ट्रॉन गोज टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देन टू द LSC या पिगमेंट सिस्टम 1, देन इस गोज टू द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ट्रांस। तो आप देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है फिर यहाँ से आ रहा है फिर यहाँ से आ रहा है, तो ये शेप क्या बन रहा है? J शेप बन रहा है। यू कैन सी यह J शेप बन रहा है। तो इसी स्कीम को द टू साइंटिस्ट रॉबर्ट हिल एंड बेंडाल कॉल्ड एज ए जेड स्कीम। हालांकि दो और साइंटिस्टों के नाम इसमें है, रॉबिन विच एंड गोविंद जी ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस लाइट रिएक्शन। तो इसके बाद से अब अगला यह जो है फोटो फास्फोराइलेशन। देखिए आप इस प्रोसेस में देखिए यहाँ पर ATP फार्म हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ATP को हम लोग क्या करते हैं? फास्फोराइलेशन। क्यों कहते हैं? सिंथेसिस ऑफ ATP इज कॉल्ड phosphorylation and since light energy is used in this process, so this process is called light reaction. अगर ये ATP साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बन रहा है तो इसको हम लोग साइक्लिक फास्फोराइलेशन कहेंगे, और नॉन साइक्लिक में बन रहा है तो इसको नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन कहेंगे। इसके बीच में यह डिफरेंस दिया हुआ है, बहुत आसान है, इसको आप पढ़ सकते हो, इस पर मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट थियरी है कीमो ऑस्मोटिक थियरी। फिर वही प्रॉब्लम आ गई,
करेक्शन किया था लेकिन नहीं सही हुआ। फ्रेंड्स यहाँ पे एक मिस्टेक है। एक्चुअली कीमो ऑस्मोटिक थियरी जो ये कीमो ऑस्मोटिक थियरी नहीं है, ये कीमो सिंथेटिक थियरी ना होगा, कीमो ऑस्मोटिक थियरी होगी। इट इज़ ए मिस्टेक, सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। आगे मैंने इसका करेक्शन किया हुआ है, तो यहाँ भी यहाँ पर आपको करेक्शन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, होप यू विल नॉट यू विल टेक इट इजी। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, यहाँ पर करेक्शन एक बार और सॉरी के साथ करेक्शन कर रहा हूँ। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, इट वाज पीटर मिकेल। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, मैं इसको बहुत एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले देखिए कि इसमें क्या क्या चाहिए। पिगमेंट सिस्टम चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें साइटोक्रोम बी और एफ होगा। यहाँ पर ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन्स है, और ये जो वाइट कलर का है ये थाइलेक्वाइड ल्यूमेन है, और ये रेड कलर का थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, और ये स्ट्रोमा है। ये देखिए रेड के कलर के इधर ये सब स्ट्रोमा है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का एक पार्ट लिया गया, पर्टिकुलरली आप कहिए कि थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के आसपास का स्ट्रक्चर लिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें इसको एक्सप्लेन क्या क्या करना है कि हाउ एटीपी सिंथेसाइज। इसको सिंथेसिस के लिए पीटर मिकेल एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल दिया, एक हाइपोथेसिस दिया, जिसको हम लोग केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। रिमेंबर, एक बार और सॉरी यहाँ बोल रहा हूँ मैं, ये मिस्टेक के लिए आपके सामने। देखिए इसका मतलब क्या होगा, केमी ऑस्मोटिक थियरी। ठीक है, अब इसमें मेन दो पॉइंट है। देखिए इस पूरे डायग्राम में दो चीज़ों को अगर आप समझ गए तो आपको केमी ऑस्मोटिक थियरी समझ में आ गई। और वो दो चीज़ क्या है, देखिए इस ल्यूमेन में, थाइलेक्वाइड ल्यूमेन में हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, यानी द ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड। इस मेम्ब्रेन के बाहर जो स्ट्रोमा है, इसके अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट लो है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों में देखिए कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट का डिफरेंस है, एक डिफरेंशियल प्रोटॉन ग्रेडियंट इज एस्टेब्लिश्ड अलोंग द थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये डिफरेंशियल प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे डेवलप होता है। यानी ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो गया, कैसे हो गया, और स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन कम हो गया, ये कैसे हो गया। इसी को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम समझिए कि केमी ऑस्मोटिक थियरी के 60% से ऊपर पार्ट को समझ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप इस डायग्राम के द्वारा इसको समझाने की कोशिश की गई है कि आप अगर डायग्राम को देखें तो वाटर से हाइड्रोजन, यानी वाटर की फोटोलिसिस से हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है, वो ल्यूमेन ऑफ थाइलेक्वाइड में एक्यूमुलेट हो रहा है। दूसरी बात, जो ये साइटोक्रोम बी एंड एफ है, ठीक है, ड्यूरिंग electron transport system it receives hydrogen from stroma and give to the lumen. So this is also a reason why hydrogen ion is increases in the lumen of thylakoid. ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है दो वे में, एक फोटोलिसिस ऑफ वाटर और एक बाय द एक्टिविटी ऑफ साइटोक्रोम B6। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है। अब स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, यहाँ देखिए NADPS रिसीव्स हाइड्रोजन। यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो है इट टेकन बाय द NADP। तो स्ट्रोमा के अंदर जो हाइड्रोजन NADPS ले रहा है। ठीक है, और दूसरी बात, जो पिगमेंट सिस्टम के जो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स होते हैं, सब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स होते हैं, दे आल्सो टेक हाइड्रोजन फ्रॉम द स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा से हाइड्रोजन जो है वो कंटिन्यूअस टेकन लिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि स्ट्रोमा में प्रोटॉन ग्रेडियंट कम होगा, और ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ रहा है, क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर से भी जो है हाइड्रोजन बढ़ रहा है, और पिगमेंट से जो साइटोक्रोम एंड BF कॉम्प्लेक्स है, इट आल्सो इंक्रीज द हाइड्रोजन आयन इन द ल्यूमेन। तो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अलोंग एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। एंड व्हेन द प्रोटॉन ग्रेडियंट विल ब्रोकन, अगर एनी हाउ द प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा, जैसे यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम से ट्रांसफर होगा तो ब्रेक होगा, और जब ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एंड व्हेन एनर्जी इज रिलीज दैट इज
यूटिलाइज बाई एटीपी सिंथेटेज। ये एटीपी सिंथेटेज एंजाइम द रिलीज एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज एटीपी फ्रॉम एडीपी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ रहा केमी ऑस्मोटिक थियरी के मेन पॉइंट। अब इसी चीज़ को थ्योरेटिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि केमी ऑस्मोटिक थियरी के जो लिटरेचर है उसको अब देखिए। इट वाज प्रपोज बाय पीटर मिकेल 1961 टू एक्सप्लेन एटीपी सिंथेसिस। अब इसमें क्या है कि द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट। यानी प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलपमेंट, उसका ब्रेक डाउन होना ही जो है एटीपी सिंथेसिस का मेन पॉइंट है। इसके अलावा अब द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन डेवलप ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। आपको दो रीजन बताया, कौन कौन से रीजन? एक बताया स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और दूसरा साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स दैट इंक्रीजेस प्रोटॉन इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड। अब दूसरे पॉइंट में क्या एक्सप्लेन किया जाएगा कि हाउ द प्रोटॉन इज लेस बिकम डिक्रीजेज इन द स्ट्रोमा। तो इसके पीछे रीजन क्या है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ऑफ ईटीएस, जो ईटीएस के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, और जो एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम है दैट आल्सो यूज हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के यूज करने से स्ट्रोमा में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। इसके बाद से अब क्या होगा, अगला स्टेप देखा जाए। देखिए कि अब अगले स्टेप में देखिए इस थियरी के मेन पॉइंट्स क्या है केमी ऑस्मोटिक थियरी के। व्हेन प्रोटॉन मूव्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन प्रोटॉन ग्रेडियंट इज ब्रोकन। प्रोटॉन ग्रेडियंट जब ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, and that energy is utilized in the synthesis of ATP in presence of ATP synthase enzyme। ठीक है, ये है केमी ऑस्मोटिक थियरी के मेन पॉइंट। ये कंपोनेंट्स हैं जैसे कि एटीपी सिंथेज चैनल, और जो इलेक्ट्रॉन्स है डिफ्यूजन के द्वारा द एटीपी सिंथेज चैनल हैज अलाउड होगा यहाँ पे, अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन बैक टू द मेम्ब्रेन विच रिलीज एनर्जी। केमी ऑस्मोसिस रिक्वायरमेंट, इसके 4 रिक्वायरमेंट मेम्ब्रेन है, प्रोटॉन पंप है, प्रोटॉन ग्रेडियंट है और एटीपी सिंथेज है। तो थैंक यू वेरी मच। ये आपके सेकंड पार्ट के वीडियो, सेकंड पार्ट के मटेरियल्स है। थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन, यानी डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 यानी फोटोफॉस्फोरिलेस फोटो रेस्पिरेशन, और फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। ये ये जो पॉइंट्स है थर्ड पार्ट में हम डील करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।